हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज की क्लास में हम अग्रीमेंट्स ऑफ राजस्थान देखेंगे और कुछ कैबिनेट के डिसीजंस। ये लास्ट दो टॉपिक हमारे बच रहे हैं राजस्थान के करंट अफेयर में। उसके बाद में हम नेशनल करंट अफेयर देखेंगे दिसंबर का। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में किए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है ना कि सारे काम खुद से नहीं कर सकती। कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना और कुछ ये स्किल से रिलेटेड जो हमारी इवेंट्स वगैरह हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली अग्रीमेंट करती है प्राइवेट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। वो सब कुछ अरेंज करती है, स्पॉन्सर राजस्थान गवर्नमेंट करती है, कुछ पोर्शन प्राइवेटाइजेशन के थ्रू आता है। और ये काफी सारे अग्रीमेंट्स हमारे जो हम देखते हैं सेमिनार वगैरह स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, वो सारे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं एक एक अग्रीमेंट जो हुआ है। पहला अग्रीमेंट है हमारा राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे राजीविका शॉर्ट में बोला जाता है। ये राजीविका की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल। और दूसरा है स्वर्णपथ एजुटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी है स्वर्णपथ एजुटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने हाई क्वालिटी ट्रेनिंग फॉर वुमेन एसोसिएट विथ राजीविका एंड एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। एसएचजी हमारा, एसएचजी इसका मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर किसको नहीं पता है तो शॉर्ट में मैं बता दूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है कि जैसे 5 से 10 वुमेन होती है या कोई भी लोग आदमी होते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो इकट्ठे होके और डिसाइड करते हैं ग्रुप बनाना। और वो कोई भी छोटा सा काम होता है, जैसे मान लो आप चूड़ियां बनाने का काम हो गया या फिर कुछ सिलाई का काम हो गया, वो बना के एक एसएचजी होता है, वो गवर्नमेंट में रजिस्टर कराते हैं। उससे रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि वो एक लीगल एंटिटी बन जाते हैं। उसके बाद में उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का काफी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट है। इकोनॉमिक वेलबींग के लिए किया जाता है एक्चुअली में। जो हमारे डाउन ट्रोडन और जो फीमेल्स है विलेज रूरल एरिया के अंदर, जिनके पास में लाइवलीहुड नहीं होता, तो उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाने के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। तो पहला एग्रीमेंट हमारा राजीव का और स्वर्णपथ एजुटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में है। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग टू वुमेन एसोसिएट विद राजीव एंड एसएचजी। आप देखना जितने भी हमारे जो अग्रीमेंट्स हम देखेंगे वो जनरली क्या होना था, स्किल डेवलपमेंट या फिर किसी ना किसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा वही राजीव का राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, और मंजरी फाउंडेशन है। ठीक है, टू प्रमोट माइक्रो एंटरप्राइजेस रन बाय रूरल वुमेन। अगेन कंसेप्ट वही है, रूरल वुमेन के द्वारा जो माइक्रो एंटरप्राइजेस बोल लो या फिर एसएचजी बोल लो, उनको प्रमोट करने के लिए अग्रीमेंट किया गया है। तो इसमें बेसिकली हमको याद क्या रखना है, देखो वो बात कर लेते हैं एक बार। एक तो राजीव का है मेन पार्ट, गवर्नमेंट का एक पार्ट जो अग्रीमेंट कर रहा है वो राजीव का की तरफ से है। दूसरा हमको ये दो ही है हमारे अग्रीमेंट इस मंथ में। एक तो स्वर्णपथ एजुटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, चांसेस कम है कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, बट इन केस अगर पूछ भी ले, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जनरली जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से उन्हीं से क्वेश्चन आता है, प्राइवेट से रिलेटेड काफी कम क्वेश्चन और रेयर चांसेस है ऐसा क्वेश्चन आए। बट क्या है कि अल्टीमेटली ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि भाई आप बताइए कि ये किससे रिलेटेड है जो अग्रीमेंट हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको कवर कर सकते हैं। 4-5 पॉइंट ज्यादा है भी नहीं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन्वेस्टर सुखदेव जांगीड़ एनआरआई। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे एनआरआई है सुखदेव जांगीड़, उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट किया है जोधपुर को आईटी टेक्नोलॉजी में के हब में डेवलप करने के लिए। जोधपुर को एज अ आईटी टेक्नोलॉजी का हब डेवलप करेंगे जोधपुर में, तो इसलिए ये अग्रीमेंट हुआ है सुखदेव जांगीड़। तो ये हमको याद रखना है इनका नाम, सुखदेव जांगीड़ का। एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो एनर्जी डिपार्टमेंट और इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के बीच में आईईएसए, इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है। क्योंकि राजस्थान लीडिंग स्टेट है एनर्जी स्टोरेज के अंदर। तो और ये नोडल एजेंसी है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनर्जी डिपार्टमेंट की जो ये देखो, एनर्जी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। एनर्जी डिपार्टमेंट में काफी सारे आते हैं, डिस्कॉम्स आते हैं तीनों, उसके बाद में जनरेशन आता है हमारा, जनरेशन के बाद में प्रसारण आता है हमारा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है, और
एक दो और ऑर्गेनाइजेशन है। तो एनर्जी डिपार्टमेंट अपने आप में इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें से राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अग्रीमेंट किया है इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के साथ में। इसको नोडल एजेंसी बनाया एक्चुअली में एनर्जी स्टोरेज के लिए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड FICCI का एग्रीमेंट हुआ है टू ऑर्गेनाइज ग्लोबल राज एग्रीटेक मीट। एग्रीटेक मीट जो 2026 में होना प्रस्तावित है। और FICC ये होगी कहाँ पे? JECC सीतापुरा। JECC अगेन एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, अभी हमने SKI टीम देखा था। JECC सीतापुरा के अंदर ये ग्लोबल राज एग्रीटेक मीट होगी 2026। मोरलेस ये बजट के बाद में होगी। तो FICCI और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मिलकर ये कराएंगे। ओके, तो यही थे हमारे एग्रीमेंट्स, जिसमें से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स 4th नंबर का है जो जिसकी हमने बात कर ली। सॉरी, ये 3rd नंबर का है जो जोधपुर को IT हब के रूप में डेवलप करेंगे, और NRI हमारे सुखदेव जहांगीर। स्टार्टिंग के जो दो हमने अग्रीमेंट्स देखे वो राजीव का और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच में हुए हैं। दोनों SHG और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। एक तो मंजरी फाउंडेशन के साथ हुआ है, एक स्वर्णपथ एजुटेक वेंचर्स के साथ में हुआ है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। और अगर आप ये न्यूज ना भी याद रखो, अगर एग्जाम आपका लेट है अभी और ये न्यूज ना भी याद रखो आप, जैसे जो ये एग्रीटेक मीट हुआ है, तो जब ये एग्रीटेक मीट होगा तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो अल्टीमेटली इसको हम उस तरह से भी कवर करने वाले हैं। कुछ कैबिनेट के डिसीजंस हम देख लेते हैं। 4 डिसीजंस हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अप्रूवल मिला है राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को। ठीक है, जो भी पुराने व्हीकल्स आप देखते हैं कि पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है पुराने व्हीकल से। दिल्ली ने तो बैन भी कर दिया डीजल व्हीकल्स के ऊपर जो 15 साल से पुराने हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी पहले एक बेस देखते हैं, हम बेस तैयार करते हैं हमारा, तो हम समझ पाए कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है क्या। देखो, पहले तो आप कोई भी नया व्हीकल अगर खरीदते हो, ठीक है, गाड़ी ले लो, बाइक ले लो, आप जनरली हम कार की बात करेंगे व्हीकल स्क्रैपिंग में, क्योंकि बाइक पे अभी इतना फोकस है नहीं है गवर्नमेंट का। तो हम व्हीकल से सिर्फ इसको सिंबलाइज करते हैं 4 व्हीलर्स को। तो इनकी जो एज आती है वो 15 ईयर्स आती है। मींस जिस दिन कंपनी से बाहर निकलवाओगे गाड़ी, उसके बाद से 15 साल उसकी एज होगी। 15 साल के अंदर वो डेड हो जाती है गाड़ी। तो गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि जिनकी 15 ईयर्स हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई गाड़ी 15 साल से पहले एक्सीडेंट हो गई, वो वर्केबल कंडीशन में नहीं है, मीन्स बिल्कुल ही खत्म ही हो गई गाड़ी का इंजन वगैरह, एक्सीडेंट में वो काम करने जैसा नहीं है, या फिर उसके कारण पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर कुछ क्या लोग वॉलेंटरी मीन्स कुछ क्या लोग क्या होते हैं कि मान लो कि 15 साल नहीं लेकिन 13 साल ही हो गए और गाड़ी को इतना यूज कर लिया कि अब वो चलाने की कंडीशन में है नहीं। तो उस केस में भी गवर्नमेंट उनको क्या इंसेंटिव्स दे रही है, ताकि क्या हो ना कि पोल्यूशन लेवल कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां जो पुरानी हो गई उनको स्क्रैप किया जा सके। तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का। पहले तो गवर्नमेंट व्हीकल जो 15 साल से पुराने हो गए, जितने भी गवर्नमेंट के बहुत सारे व्हीकल है, ओके, स्क्रैप यार्ड में बहुत सारे व्हीकल खड़े हैं गवर्नमेंट के पास में। अब तो मैक्सिमम व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट में है, बट पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट खुद के व्हीकल खुद खरीदती थी। राजस्थान स्टेट मोटर डिपार्टमेंट जो है। एक्सीडेंटल डैमेज व्हीकल है, अनयूजेबल व्हीकल है, व्हीकल्स वॉलंटरी सबमिटेड फॉर स्क्रैपिंग, ये सारे व्हीकल्स हैं। अब इसमें इंसेंटिव क्या रहेगा? इंसेंटिव रहेगा 50% डिस्काउंट मिलेगा। किस पे मिलेगा? जो टैक्स लगता है परचेज न्यू व्हीकल के, जो हम नया व्हीकल परचेज करते हैं उस पर जो टैक्स होता है, RTO टैक्स जो होता है, उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये मैक्सिमम डिस्काउंट कितना रहेगा? 1 लाख। अब इसको समझते हैं कैसे, कि सपोज कीजिए आपने 12 लाख की कोई गाड़ी ली, उस पे आपका RTO लग रहा है 1,25,000, 1.25 हमारा RTO लग रहा है। तो मैक्सिमम 1 लाख तक, मींस 1 लाख का आपको डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ 25,000 RTO आपको पे करना पड़ेगा और आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको 1 लाख सस्ती मिल रही है गाड़ी। वो कौन से टैक्स में छूट गवर्नमेंट दे रही है, कैसे दे रही है, वो गवर्नमेंट का मैंडेट है, बट हमको 1 लाख सस्ती मिल रही है गाड़ी। तो होगा क्या कि आप अगर स्क्रैप कराएंगे तो जनरली जो राजस्थान में रेट फिक्स करी गई है स्क्रैपिंग की, वो 45,000 रुपए है। ओके, कोई भी गाड़ी आप स्क्रैप कराइए, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आपको 45,000 रुपए की जो अप फ्रंट कॉस्ट है गाड़ी की, उस पर डिस्काउंट मिलेगा। अप फ्रंट कॉस्ट का मतलब हो गया ऑन रोड प्राइस। ओके, तो अगर 12 लाख की गाड़ी है तो 45,000 का डिस्काउंट तो ये मिल गया आपको, प्लस 1 लाख का डिस्काउंट ये मिल गया।
तो 1,45,000 लगभग 1.5 लाख का डिस्काउंट हो गया गाड़ी के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी खरीदने जाएं तो आपको अगर वो डीलर ऐसा बोले कि हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, तो उसको ये समझाना भाई साहब इतना तो ऑलरेडी गवर्नमेंट डिस्काउंट दे रही है, आप इसके ऊपर डिस्काउंट दो तो बताओ, बात करो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमको नॉलेज नहीं होता है इन चीजों का, और डीलर हमको बोलता है कि इसी डिस्काउंट को डीलर से बोलता है कि हम ये डिस्काउंट दे देंगे, ये डिस्काउंट दे देंगे, और कस्टमर समझता है कि देखो कितना अच्छा डीलर है, हमको ये डिस्काउंट दे दिया और हमने ये गाड़ी ले ली। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिस्काउंट गवर्नमेंट ही दे रही है एक्चुअली में, और वो आपको 1.5 लाख का पूरा डिस्काउंट देगा भी नहीं, वो आपको 50,000 डिस्काउंट देगा और 1 लाख 1.5 लाख का डिस्काउंट खुद के पास रख लेगा, वो डीलर को फायदा होता है उसका। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन है जो अवेयर रहना जरूरी है। मूविंग टू नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ ग्रीन क्रेडिट एंड वाउचर इनिशिएटिव 2025 स्कीम है ये। जब हम एनवायरनमेंट देखेंगे तो ये जो ग्रीन क्रेडिट है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि ग्रीन क्रेडिट एक्चुअली में क्या कंसेप्ट है, ठीक है। उनको अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा तो हम न्यूज थोड़ा सा इजीली समझ पाएंगे कि क्या है। देखिए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, मीन्स एक इंडस्ट्री है, वो काफी पोल्यूशन जनरेट कर रही है। सपोज करो वो स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील, जब लोहे से स्टील बनाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन होगा ही होगा। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि गवर्नमेंट का कंटिन्यूस प्रेशर है इनके ऊपर कि आप जो पोल्यूशन लेवल जो हमारा उसको कम कीजिए। अब ऐसा भी, इसकी तो स्टील इंडस्ट्री ये चाहे कितना भी कोशिश कर ले एक लेवल तक ही पोल्यूशन कम कर सकता है, क्योंकि काम तो इसको करना है, स्टील तो बनाना है, ये तो पोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो उसको कम पोल्यूशन को अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री कम करे, ऑल ओवर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या स्कीम लेके आई है कि चलो सपोज कीजिए आप एक लेवल से ज्यादा पोल्यूशन कम नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए कि कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट है, ग्रीन प्रोजेक्ट से मतलब कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता हो, जैसे पेड़ लगाना हो गया, किसी भी जो बंजर भूमि हो उसको ग्रीन एरिया में डेवलप करना हो गया, तो आप ऐसा काम कीजिए, ये सारे काम कीजिए। आप सोलर लगाइए, ठीक है, जो बंजर जमीन है उस पर सोलर प्रोवाइड कीजिए, उसको ग्रीन एरिया में डेवलप कीजिए। तो जब आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको क्या होना कि हम क्रेडिट देंगे, क्रेडिट स्कोर 1 2 3 आप कुछ भी मान लो, किसी भी तरह से क्रेडिट स्कोर देंगे। वो क्रेडिट स्कोर आपको इसमें काम में ले लोगे जो आप एक्स्ट्रा पोल्यूशन कर रहे हो, मतलब आप उसको उसकी जगह पे सबसेट कर सकते हो उसको कि देखिए हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना हमारा होना चाहिए था, ये लिमिट से ज्यादा हो गया। सपोज करो हमको 15 यूनिट, एक्चुअली में इसकी यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड में नापी जाती है, लेकिन वो हम जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम सिंपल समझते हैं कि मान लो 15 यूनिट इसकी लिमिट है और इसने 20 यूनिट पोल्यूशन कर दिया। 15 यूनिट तक इसकी लिमिट थी लेकिन इसने 20 कर दिया, तो कितना, 5 एक्स्ट्रा कर दिया। अब आप क्या कीजिए कि 5 यूनिट जो आपने एक्स्ट्रा पोल्यूशन किया है, तो आप ग्रीन क्रेडिट अर्न कीजिए। कितने, 5 यूनिट के बराबर ग्रीन क्रेडिट अर्न करिए, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप पे कोई पिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट आप पे चार्जेस नहीं लगाएगी, पिनल एक्शन नहीं लेगी। तो ये इस तरह सा कंसेप्ट है, मतलब इसको बराबर करने के लिए भाई आप अगर ज्यादा एक लेवल से कम नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए और ग्रीनरी को सपोर्ट कीजिए, तो अल्टीमेटली तो पोल्यूशन इंडिया का कम हो ही जाएगा। अच्छी चीज है, क्योंकि हर इंडस्ट्री एक लेवल तक पोल्यूशन कम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। अभी इनिशियल स्टेजेस में इंडिया की इंडस्ट्रीज है, उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना भी जरूरी है और उसी के साथ साथ में पोल्यूशन को कम करना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये ट्रेडेबल होते हैं और रीडीमेबल ग्रीन क्रेडिट होते हैं। ट्रेडेबल कैसे होते हैं कि सपोज करो कोई इंडस्ट्री है सोलर की, ठीक है, उसने सोलर प्रोजेक्ट्स बनाए काफी सारे, तो उसको ग्रीन क्रेडिट मिल गए, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री है, ये वैसा इसने ना कि ग्रीन प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्ट ही नहीं कर पाई, सपोज करो टाइम नहीं रहा कि कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो ये क्या, इसको डायरेक्ट पैसा देके और ये ग्रीन क्रेडिट खरीद भी सकती है कि आप, और इसको इससे डबल फायदा है। देखो, इसको ग्रीन क्रेडिट मिल गए, इसको फंड मिल गया, इसको फंड मिल जाएगा तो ये और सोलर प्लांट लगा लेगा, अल्टीमेटली दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इस तरह से ये कंसेप्ट काम करता है ग्रीन क्रेडिट का। मूविंग टू नेक्स्ट, अप्रूवल ऑफ राजस्थान AIML पॉलिसी। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक सर्विस सिटीजन सेंट्रिक यूजिंग AI, मींस जो यूजिंग AI का यूज करके, जो AI इतना फेमस हो रखा है आजकल, उसको यूज करके हम जो हमारी पब्लिक सर्विसेज है उसको सिटीजन सेंट्रिक बना दें। मींस एक ऐसा, जैसे इसका एग्जांपल हम ले तो किसी आदमी को बिठाने की जगह हम चैटबॉट जो हमारा
कॉल फ्री नंबर होता है उसको एआई इनेबल कर दे। एआई आपको जवाब देगा, एआई आपकी जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर करेगा, संबंधित डिपार्टमेंट तक फॉरवर्ड करेगा, संबंधित डिपार्टमेंट उसमें क्या एक्शन लेता है उसका वापस रिप्लाई भी आपको एआई देगा। ओके, तो काम एफिशिएंट और अच्छा हो जाएगा उससे। इसमें क्या प्रोविजंस हैं? एक तो क्लियर प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग एंड रिजॉल्विंग साइबर क्राइम्स रिलेटेड टू एआई। एआई से रिलेटेड जो भी साइबर क्राइम्स होंगे उनकी रिपोर्टिंग और जो प्रोसीजर होगा वो काफी ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी आने वाली, जब पॉलिसी आएगी तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या ना कि इसकी जब कोई कैबिनेट डिसीजन लेता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लिटरली अभी 15-20 दिन या एक महीने में कोई भी अगर एग्जाम होगा तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये पॉलिसी किससे रिलेटेड है। बाकी जब डिटेल में आएगी तो हम इसको वापस से देखेंगे ही देखेंगे। ओके, अप्रूवल ऑफ रिवाइज कॉस्ट ऑफ रिफाइनरी। हमारे पास में एक ही बड़ी रिफाइनरी राजस्थान में जो हमारी बाड़मेर में है। ठीक है, जहां हमको बाड़मेर में हमारा क्रूड ऑयल निकालते हैं। ये जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की भागीदारी 26% है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, इसकी भागीदारी 74% है। ये क्वेश्चन राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया है, ये एलडीसी में पूछ लिया है, ये ईओआरओ में भी पूछ लिया है और ये आरएस में भी पूछ लिया है। लिटरली सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा सा कि एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की भागीदारी बताओ। इधर 70% कर देते हैं, इधर 30% कर देते हैं, 72% कर देते हैं। याद रखना है 74% है और 26% है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको 75 कर लेते हैं 75%, क्योंकि 1/4 होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसको 75 और 25 कर लेते हैं तो 3/4 और 1/4। इस तरह से ये कंफ्यूजिंग करने वाला सबसे ज्यादा अपना स्टेटमेंट होता है, जिसको जनरली बच्चे टिक करके आते हैं और ये गलत है। ये 26% और 74% है। इसकी कॉस्ट बढ़ गई रिफाइनरी की, पहले कुछ और कॉस्ट हमारी, उस कॉस्ट पे हम नहीं जाएंगे। देखो कॉस्ट चाहे वो 33,000 करोड़ हो, 44,000 करोड़ हो, कुछ भी कितने भी करोड़ हो, वो कोई नहीं पूछने वाला आपसे एग्जाम में। और अगर पूछ रहे हो तो पूछ रहे हैं एग्जाम, तो फिर वो एग्जाम कोई मतलब नहीं है। ऐसा एग्जाम, ऐसा पेपर सेट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉस्ट क्या है, हर बार रिवाइज होगी। इसको याद रखने से स्टूडेंट से क्या करा लोगे आप, तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। और ये पूछते भी नहीं है। देखो जनरली कोई अच्छा पेपर सेटर होगा तो वो ये नहीं पूछेगा। सॉरी, ठीक है। तो बात करते हैं हम, एक तो इसका जो जॉइंट वेंचर उसमें परसेंटेज कितना है, 74%, 26%, और ये बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान की। इसकी कैपेसिटी हमको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है, 9 MMTPA। ओके, 9 MMTPA का क्या मतलब है, 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। ओके, मतलब एक साल में कितना क्रूड ऑयल निकालेगी, 9 मिलियन मेट्रिक टन। अगर अच्छा, जो ऑयल वगैरह, जो हमारे जो लिक्विड जो भी प्रोडक्ट होते हैं, अगर हम उसको खनन के द्वारा निकाले जाते हैं तो उसको मिलियन मेट्रिक टन में ही काउंट किया जाता है। और जो सिंपल वेट होता है, जैसे कोई ठोस चीज होती है, उसको हम हमेशा टन में वेट काउंट करते हैं कि कितना टन का वजन है। बट जिसका आयतन या घनत्व वगैरह होता है और वो लिक्विड वगैरह जो होते हैं उसको हम मिलियन मेट्रिक टन में काउंट करते हैं। ओके, तो 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, हर साल इतना क्रूड ऑयल निकलेगा। तो ये बेसिक डिटेल्स थी। इसके बाद में हमारे नेशनल करंट अफेयर्स हैं जो हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इससे रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम एक डाउट का अलग से सेशन ले लेंगे, जिसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो सारे डाउट्स हम एक साथ क्लियर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।